आज बेटा हम लोग शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर बनवाया था और डीएनए के बारे में भी लिखा भी था। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे आज डीएनए का टाइप, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं कॉपी में और पहले में लिखते हैं टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है, टाइप ऑफ डीएनए में इसमें लिखेंगे पहले ए डीएनए, ठीक है, बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए, ए बी सी डी। उसके बाद आता है बेटा जेड डीएनए। ठीक है, अब देखो दूसरे में लिखेंगे बेस पेयर पर टर्न, बेस पेयर्स पर टर्न। ठीक है, एक हेलिक्स में बेटा बेस पेयर कितने होते हैं? तो जो ए डीएनए होता है उसमें जो बेस पेयर्स होते हैं बेटा वो होते हैं 11। बी डीएनए में होते हैं 10। देखो ये घटता जाएगा। बी डीएनए में 10, ये 10 तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। आज तक जो भी डीएनए पढ़ा है आपने बी डीएनए पढ़ा है। और मैंने ये भी बताया था वाटसन एंड क्रिक ने जो डिस्कवर किया था बेटा वो बी डीएनए ही था। उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, ये भी आप जानते हो। ठीक है ना, ए डीएनए में 11 बेस पेयर होते हैं पर टर्न। एक हेलिक्स में कितने होते हैं? ए डीएनए में 11 बेस पेयर्स होते हैं, बी डीएनए में बेटा 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये घटता जाएगा, देखो उसी ऑर्डर में बनाया गया है। ये जेड में बढ़ेगा थोड़ा। सी डीएनए में होते हैं बेटा 9.33। सी डीएनए में होते हैं 9.33 और डी डीएनए में होते हैं 8 और जेड डीएनए में होते हैं बेटा, अब इसमें बढ़ेगा 12। देख रहे हो, इसमें 12 होता है। यहां से लेके यहां तक बढ़ा है, इसमें में घटा है बेटा और यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है ना, अब कौन डीएनए राइट हैंडेड होता है, कौन लेफ्ट हैंडेड, ये भी देख लेते हैं, है ना। क्वाइलिंग या हैंडेडनेस मतलब वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? अच्छा, 9.33 कैसे? 9.33 कैसे देख लो। ये देखो, ये डीएनए में बना दे हूं अगर ऐसे, और ये 1 हेलिक्स है यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड बी डीएनए में पढ़ा था, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ऐसे। तो इसमें 4 हैं, 2 यहाँ पे हैं, 10 यहाँ तक है। तो आप 34 में डिवाइड कर दे रहे थे 10 से बेटा, तो उसमें आंसर आ जा रहा था कि 3.4 एंगस्ट्रॉम इनके बीच का डिस्टेंस है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेटा, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं जरूरी है कि 10 हैं? 11 भी हो सकता है। और एक न्यूक्लियोटाइड ये जो माइनर ग्रुप है, देख रहे हो माइनर ग्रुप है बेटा, यहां पे है। तो अब उस जो जब अगर जहां पे क्रॉस करता है वहां पे अगर न्यूक्लियोटाइड है तो उसको इस हेलिक्स में काउंट करोगे या दूसरे वाले हेलिक्स में? बोलो, इस हेलिक्स में काउंट करोगे या दूसरे वाले? आधा आधा तो काउंट करना होगा ना। जैसे कि मान लो बेटा जहां पे ये क्रॉस कर रहा है एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे है, दोनों में काउंट करोगे मतलब आधा आधा। तो मान लो यहां तक 8 है
तो इसको 8.5 न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे कि पर हेलिक्स है 8.5 न्यूक्लियोटाइड। उसी तरह से बेटा अगर मान लो इस ये न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा और उधर है, मतलब 1/3 इधर है 3/4 उधर है, तो उसको क्या काउंट करोगे आप? 8.33 काउंट करोगे। उसी तरह से ये 9.33 हो गया, पूरे 10 नहीं है। समझ में आया? उसी तरह से वो चलता जाएगा आगे हेलिक्स में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, बढ़िया। अब हैंडेडनेस वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो देखो ये जो एडीएनए होता है ये भी राइट हैंडेड होता है, ये भी राइट हैंडेड होता है बेटा, ये भी राइट हैंडेड होता है, और ये भी राइट हैंडेड होता है, लिखते चलो, और ये लेफ्ट हैंडेड होता है। जेड डीएनए जो होता है बेटा वो लेफ्ट हैंडेड होता है। अब पिच ऑफ हेलिक्स नेक्स्ट है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब ये हो गया कि ये जो है डीएनए ये 1 हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब डिस्टेंस ऑफ 1 हेलिक्स, 1 हेलिक्स का डिस्टेंस। पिच ऑफ हेलिक्स मतलब एक टर्न का डिस्टेंस कितना होता है? इसका होता है बेटा 25 एंगस्ट्रॉम। इसका आप जानते हो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसका तो बी डीएनए का सबको याद ही है, ठीक है ना। और सी डीएनए का होता है 30 एंगस्ट्रॉम। यहां तो ऑर्डर था, यहां पे देख रहे हो ये कम है, ये ज्यादा है, फिर ये कम है, समझ रहे हो। और इसका होता है 24 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 46 एंगस्ट्रॉम। तो इरेगुलर है, कोई पक्का मतलब फिक्स नहीं है कि कितना डिस्टेंस होता है 1 हेलिक्स में, ठीक है। अब है बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स। नेक्स्ट कॉलम हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे आप? जैसे कि इसका बी डीएनए का निकालना है तो 34 डिवाइडेड बाय 10, यही करते हो ना। तो ये कितना आ गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसी तरह से बेटा अब 25 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो कितना आएगा? 2.56 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 30 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 9.33। पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, बेटा ये डीएनए है, ये वैसे तो दिखता नहीं है, जानते हो ना। इसको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से किसी से स्टेन करेंगे और अल्ट्रावायलेट रेज उस पर डालेंगे, यूवी रेज, तभी दिखता है वो। जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड है, उससे स्टेन कर लिया तो उसमें जो दिखता है ना एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इसका डिस्टेंस। देख लो, ये देखो 2 पैरेलल स्टैंड है, आपको दिख रहा होगा 2 पैरेलल स्टैंड है, ठीक है। इसको मैं ऐसे मैंने इसको हेलिक्स बना दिया, देखो ऐंठ दिया, ऐसे हेलिक्स बना दिया। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे? तो वो तो मेजर करेंगे बेटा। एक्चुअल में हमारे पास माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे हम निकाल के इसको हम मेजर करते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में है कितना। पिच ऑफ हेलिक्स कैसे कंसीडर करते हैं? दो डिस्टेंस बिटवीन 2 माइनर ग्रुप
और डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रुप, उसके बीच में बेटा हम माइक्रोस्कोप से देख के और डिस्टेंस को मेजर करते हैं, बाकी और कोई तो रास्ता है नहीं। अब इस मार्कर का कितना लेंथ है कैसे मेजर करोगे आप, कोई स्केल तो होगा ना, उसी से मेजर करते हैं, ठीक है। अब बेटा 2.56 हो गया, और अगर मान लो हाँ स्केल से ये 30 डिवाइडेड बाई 9.33, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 3.33 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसको 8 3 के 24, ये कितना हो जाएगा 3 एंगस्ट्रॉम, 24 एंगस्ट्रॉम है तो ये हो जाएगा 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.8 के समथिंग आएगा, 12 3 36, हाँ इतना आएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड मतलब कि डायमीटर, डायमीटर ऑफ डीएनए, डीएनए का डायमीटर वो कितना, ठीक है। तो इसका होता है डायमीटर बेटा 23 एंगस्ट्रॉम, और इसका तो जानते हो बी डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम, और सी डीएनए का होगा बेटा 19 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सी डीएनए का होगा 19 एंगस्ट्रॉम, और इसका डी डीएनए का वेरिएबल है, डी डीएनए का वेरिएबल है, फिक्स नहीं तो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। और इसका होता है 18 एंगस्ट्रॉम जेड डीएनए का, ठीक है। अब एक चीज स्टेबिलिटी देख लेते हैं लास्ट वाले में बेटा, लास्ट वाले में स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ये तो होता है बेटा अनस्टेबल, अनस्टेबल ए डीएनए, सी डीएनए भी क्या होता है बेटा अनस्टेबल, डी डीएनए भी होता है बेटा अनस्टेबल, जेड डीएनए भी होता है बेटा अनस्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है बेटा बी डीएनए, यही स्टेबल होता है। सो प्रीफर एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, स्टेबिलिटी स्टेबल ज्यादा होता है ये, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिजियोलॉजिकली जो एक्टिव बोलते हैं, फिजियोलॉजिकली एक्टिव डीएनए वो बी डीएनए ही होता है, बी डीएनए ही आपको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ये भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। हाउ स्टेबिलिटी इज मोर, कैसे स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होती है इसकी देख लो, डीएनए की, उसका जो अभी पता चल जाएगा, 80 रिच होता है बेटा, अभी वही उसी पे जा रहा हूं मैं, उसी पे उधर ही जा रहा हूं कि स्टेबिलिटी और कैसे डिसाइड होती है। एक तो आप जानते हो, 2 4 तो जान गए हो आप, यूरेसिल के जगह पे थाइमीन होती है बेटा, और सेकेंड कार्बन जो पेंटोज शुगर का होता है इसमें एक OH ग्रुप कम होता है, ठीक है। एक तो आप जानते हो, दूसरा बात यह है बेटा कि जहां पे जीसी रिच अगर डीएनए है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, 80 रिच अगर डीएनए है तो वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। देखते हैं अभी आगे उसको भी। वैसे आप ये समझ लो, अच्छा एक चीज और है, सबसे थिनेस्ट डीएनए कौन सा है अगर देखा जाए तो, सबसे थिनेस्ट पतला डीएनए जेड डीएनए होता है बेटा, डायमीटर कम है ना सबसे ज्यादा इसका। सब कुछ भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको सिर्फ बी डीएनए याद रखना है। मैंने ये टेबल इसलिए बताया है कि बार बार आप बी डीएनए बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि सर ए भी होता होगा, सी भी होता होगा, डी भी होता होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप पूछो ना बार बार। अब चलो नया हेडिंग तो उसी में समझ में आ गया, स्टेबिलिटी भी आ जाएगा समझ में।
डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। इसका इंपॉर्टेंस आपको बायोटेक्नोलॉजी में समझ में आएगा। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे एक डीएनए सैंपल लेता हूं छोटा सा। ये एक डीएनए है बेटा, इसके ये बेस पेयर्स हैं, ये बेस पेयर्स हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी एक डीएनए है, इसमें भी बेस पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो दोनों में 8 बेस पेयर्स हैं, इसमें भी 8 बेस पेयर्स हैं, इसमें भी 8 बेस पेयर हैं। अब देखो यहां पे है ए टी टी ए सी जी टी ए जी सी ए टी, ठीक है। इसमें है बेटा ए टी जी सी सी जी टी ए टी सी जी सी, ठीक है। तो आप जानते हो बिटवीन जी एंड सी या सी एंड जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, और ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं ए और टी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं बेटा। जी और सी कितने हैं, 2 हैं, ठीक। इसमें ए और टी कितने हैं बेटा, 1 2 3। इसमें जी सी कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें देखो सी जी 5 हैं, इसमें सी जी 2 हैं, ठीक है, देख रहे हो। इसमें मोर स्टेबल कौन होगा बेटा, मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये हम इसको ए सैंपल बोल रहे हैं, इसको बी सैंपल बोल रहे हैं। तो ए होगा मोर स्टेबल या बी, बी होगा। बिल ए कैसे होगा परीक्षित, परीक्षित बेटा ए कैसे होगा, गलत लिख दिया आपने ना, इसके नीचे ही मैं लिख देता हूं, देखो ये होगा बेटा लेस स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कंसीडर मेजर करना हम आगे बताने वाले हैं आप लोगों को। ये लेस स्टेबल होगा ड्यू टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब लेस है स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, क्यों बेटा, because B has more number of hydrogen bonds, because B have more number of हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जी और सी के बीच में मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए। समझ में आ गया, बहुत आसान था, समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आया बेटे, लिखो, ठीक है। अब देखो डीनेचुरेशन होता क्या है। हाँ, किसने लिखा था बेटा, फिर से बताना।
फिर से बताना, किसने लिखा था डीनेचुरेशन, किसने लिखा था बताना, फिर से लिखो, कौन था? बहुत अच्छा, गौतम, शाबाश बेटे। सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड, बहुत अच्छा। मान लो बेटा ये डीएनए, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। ये डीएनए है, ये डीएनए है, इसको 80 टू 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें बेटा, तो 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। ये देख लो, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोल लेते हैं बेटा हम डी नेचुरेशन। डीनेचुरेशन, समझ रहे हो? सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड, लिख लो, सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड of a DNA is called, separation of 2 strand of a DNA is called denaturation. Denaturation when we gives high temperature, जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं, when we gives high temperature, जिसमें कि बेटा 80 रिच एरिया जो होता है वो लो मेल्टिंग एरिया होता है, लो मेल्टिंग एरिया। और जो जीसी रिच एरिया होता है बेटा, जीसी रिच एरिया वो क्या होता है? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो हाई मेल्टिंग एरिया हो जाएगा, वो हाई मेल्टिंग एरिया। जीसी रिच एरिया, हाई मेल्टिंग एरिया, एटी रिच एरिया, लो मेल्टिंग एरिया। और एक चीज और है, रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अच्छा, ये डीनेचुरेशन हो करते क्यों है? डीनेचुरेशन हम करते क्यों है बेटा? अभी जो पीसीआर, जो कोरोना का जो टेस्ट होता है बेटा, उसको पीसीआर टेस्ट लोग बोल रहे हैं, मतलब कि डीएनए की कॉपी करना, डीएनए की कॉपी करना। ये हमारे पास एक सैंपल डीएनए है, इसकी कई कॉपी बनानी है, हमें कॉपीज बनानी है और उसको पैथोजन के डीएनए से मैच कराना है। इसके लिए इसकी कॉपी हम बनाते हैं सैंपल लेके पेशेंट का। तो पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं पीसीआर में, करने के बाद क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम लगाएंगे और पॉलीमराइज करा देंगे, मतलब कि एक स्टैंड से 2 स्टैंड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यू स्टैंड आ जाएगा। देखो यहाँ पे न्यू स्टैंड आ गया तो 1 से 2 डीएनए बन गया। इसी तरह से इसका और भी कॉपी बना सकते हैं, तो पॉलीमर चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। पीसीआर के लिए हम डीनेचुरेशन करते हैं, समझ में आ गया? रीनेचुरेशन क्या है? और इसको हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड डीएनए। ये दोनों हाइब्रिड डीएनए है, ठीक है, हाइब्रिड डीएनए। तो रीनेचुरेशन में लिखो, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, when hybridization of 2 strand of DNA when काट दो, hybridization of 2 DNA strand is called renaturation, ठीक है, या ज्वाइंट करने को बोलते हैं। जैसे देखो ये है एक स्टैंड है, एक स्टैंड ये है, इनको हमने जोड़ दिया, मतलब टेम्परेचर क्या किया हमने, 40 डिग्री तक ला दिया, है ना, मतलब डिक्रीज कर दिया, तो ये दोनों स्टैंड आपस में जुड़ जाएंगे, और कुछ नहीं है रीनेचुरेशन, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया होगा रीनेचुरेशन। अब बेटा हेडिंग दो, सी वैल्यू। सी वैल्यू मिटा देता हूं। सी वैल्यू एक्चुअल में आपके सिलेबस में है नहीं, और एम्स में पूछता था क्वेश्चन, लेकिन वैसे हम इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि इसको जानना जरूरी है, इसका कई जगह यूज होता है। तो बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अगर आप सी वैल्यू जानते हो तो उसको कर सकते हो, तो अगर नहीं जानते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैं उसको बता देता हूं सी वैल्यू। और 2 चीजें हैं, सी वैल्यू एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स, 2 चीज है।
तो हेडिंग दो बेटा, सी वैल्यू। एक्चुअल में सी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं बेटा, या कंटेंट बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और सी वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, लिखिए सी वैल्यू लिखो, इट इज टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम, पर जीनोम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज मेजर्ड इन पिकोग्राम, मेजर्ड इन पिकोग्राम, पीजी, पिकोग्राम में इसको मेजर करते हैं बेटा। एंड 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, बता सकते हो? 1 pg इज इक्वल टू 10 की पावर -12 ग्राम होता है। शाबाश बेटा अर्पण, बहुत बढ़िया, ठीक है, पिकोग्राम आप लोग जानते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज। अब ह्यूमन का सिर्फ हम बताएंगे आपको, ह्यूमन का बताएंगे हम बेटा। अब ह्यूमन में जीनोम में मेल और फीमेल, मेल में होता है बेटा एक्स कैरी, दो गैमीट होते हैं, दो गैमीट होते हैं ह्यूमन में बेटा। एक गैमीट होता है, एक तरह, एक होता है एक्स कैरिंग गैमीट, दूसरा होता है वाई कैरिंग गैमीट, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, यहां पे हम लिखते हैं द सेल्स, ठीक है, सेल्स, और यहां पे एक्स कैरिंग गैमीट, गैमीट, राइट। और दूसरा है बेटा वाई कैरिंग गैमीट्स, ठीक बात है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें कितना होगा 23, और इसमें कितना होगा बेटा ऑल्सो 23, दोनों में 23 होगा, ठीक है। अब बेस पेयर्स, ये मैं लिख रहा हूं, याद ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वैसे याद रहेगा तो बढ़िया है। बेस पेयर्स, अब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स कैरिंग गैमीट में, उसमें बेस पेयर्स कितने होंगे? ये होते हैं बेटा ये लगभग होते हैं 30, 310, 42, 417। मैं फिर से बोलता हूं, लिखो 30, 310, 42417, 42417। और वाई कैरिंग गैमीट में होता है बेटा 2932228 937।
937 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लो, मैं बोल देता हूं। फीमेल में बेटा देखो एक्स कैरिंग गैमेट में 30310 42417 बेस पेयर्स, वाई कैरिंग गैमेट में 2932228937 इतने बेस पेयर्स होते हैं बेटा वाई गैमेट में। ठीक है, डेंसिटी लिख देते हैं इनकी, यस एक मिनट, नेक्स्ट टेबल में नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे जीसी कंटेंट और जीसी रिच एरिया। जीसी रिच एरिया इसमें होता है बेटा 40.97460 ठीक है। वाई में होता है 41.01724%। आप देख रहे हो वाई कैरिंग गैमीट में जीसी रिच एरिया ज्यादा है, समझ रहे हो, क्रोमोसोम छोटा होता है वाई, लेकिन देखो जीसी रिच एरिया ज्यादा है। ठीक है, वाई मोर स्टेबल, बिल्कुल बेटा लक्ष्य, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी बेटा, डेंसिटी मतलब होता है मिलियन बेस पेयर्स पर पिकोग्राम, एम बी पी पर पिकोग्राम। देख लो, एम बी पी इज इक्वल टू मिलियंस बेस पेयर, एमबीपी मिलियंस बस बेस पेयर पर पिकोग्राम। सर बट आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें लिखा था वाई क्रोमोसोम डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। अच्छा, मतलब आपने ये पढ़ा था कि वाई क्रोमोसोम या तो उसकी साइज घट रही है या कुछ। बेटा ये काम करता है टीलोमियर पे। हाँ, टीलोमियर पे बेटा कुछ जीन्स ऐसे, कुछ जो जो टीलोमियर पे डेंसिटी अगर कम है तो वो जल्दी जल्दी रिमूव होगा, समझ रहे हो। वैसे देखा जाए बेटा तो हम क्रोमोसोम की लेंथ काउंट करके बता सकते हैं किसी पर्सन की एज कितनी है। सोमैटिक सेल्स के क्रोमोसोम की साइज से हम किसी पर्सन का एज बता सकते हैं। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है बेटा क्रोमोसोम की लेंथ घटती है ड्यू टू टीलोमरेज। टीलोमियर पे, क्रोमोसोम के टीलोमियर पे कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो लॉस्ट हो रहे हैं, जो नॉन कोडिंग होते हैं, समझ रहे हो। तो वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। अब आप हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जीसी कंटेंट इसमें ज्यादा है तो ये मोर स्टेबल तो है, इससे ज्यादा स्टेबल है बेटा, अभी तो सरवाइव कर रहा है। यही तो हेट्रोलोगस बनाता है उसको, समझ रहे हो। तो डेंसिटी वाई की ज्यादा है, मोर स्टेबल है लेकिन जीन्स के रिस्पेक्ट में। और एक क्रोमोसोम पे बेटा नॉन कोडिंग भी बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं बेटा, और वो उसमें म्यूटेशन होता रहता है। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ोगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम में हम बताएंगे, इसी में बताएंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम, इसी चैप्टर में आगे बताएंगे। ठीक है ना, आगे क्लियर हो जाएगा आपका जो भी कंफ्यूजन है। डेंसिटी मिलियंस बेस पेयर में देखा जाए बेटा पर पिकोग्राम तो 977, इसमें होता है 977.9571 ठीक है। इसमें होगा 977, थोड़ा सा डिफरेंस है,
6.4, मतलब देखो पॉइंट से भी कम में डिफरेंस है, देख रहे हो 9.5 तक, यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे 7.1 है, यहाँ पे 6.4 है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब मास बेटा किसका कितना होता है, मास y में और x कैरिंग में 3.099 3.099,361 x कैरिंग की है, y की है बेटा 2.299,8323। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम में हम लिख रहे हैं बेटा, उधर जगह नहीं है, सी वैल्यू, एक्चुअल में दिख तो रहा, हाँ चलो यहां पे लिख दे रहे हैं सी वैल्यू 3 यही होगा सी वैल्यू, तो मास जितना है वही है सी वैल्यू 0.99361, और इसमें 2.998,323। समझ में आ गया बात? तो बेटा ये हो गया सी वैल्यू, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मेनली सी वैल्यू ये याद रखना है। और अब हेडिंग देना है बेटा आपको सी वैल्यू पैराडॉक्स, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, सी वैल्यू पैराडॉक्स लिखो। when denaturate and renaturate, when denaturate and renaturate when denaturation and renaturation of DNA, ऐसे लिखो, of DNA in C value of different species, in C value of different species, it shows SHOW variation in behavior, it show variation in behavior with respect to temperature, क्यों? क्योंकि बेटा किसी में, हर स्पीसीज में अलग अलग एटी और जीसी का जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा, एसी और जीसी का रेशियो जो है बेटा वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होगा, इसीलिए ये वेरिएबल होगा, है ना, रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब डीनेचुरेशन करेंगे बेटा तो अलग आएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड सी वैल्यू पैराडॉक्स, यही मुझे बताना था आपको कि सी वैल्यू पैराडॉक्स एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, अब एक क्वेश्चन लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ डीएनए सैंपल हैव, if DNA sample have 90 base pairs, 90 base pairs, if DNA sample have 90 base pairs and adenine is equal to 23, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ रहे हो, सैंपल में। व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, what will be the number of hydrogen bonds and
हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां बनता है बेटा? बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे टोटल, ये आपको बताना है। आंसर बता दो, आप शायद सीधे सीधे बता सकते हो। 215 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लक्ष्य, 224 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, कुछ गलती हुई है क्या? चलो निकाल लेते हैं, देखते हैं। मुझे आंसर नहीं पता। किसी ने 225 बताया था, किसी ने 224 बताया था। एज ए इज इक्वल टू 23 है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। अच्छा 224 देख लेते हैं बेटा, मुझे भी नहीं याद है। और बेस पेयर्स कितने हैं बेटा? तो जी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 बेस पेयर्स हैं तो 180 हो जाएगा टोटल बेसेस। 180 माइनस 46, तो कितना हो जाएगा? 180 में से 46 माइनस करेंगे बेटा, तो 40 निकाल दिए तो 146 निकाल दिए तो 136। 136 10,000 सॉरी 34 होगा ना, 4 और यहाँ 7 में से 4 जा 3 और 1, ठीक है 134। तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 134 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 चौके 12, 1 2 सते 14, 67 हो जाएगा। ये 67 हो जाएगा बेटा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड्स इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस G मल्टीप्लाई बाई 3, यही हो जाएगा ऐसा। तो A 23 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस G मल्टीप्लाई बाई 3 तो 7 तरीके 21, ये हो जाएगा 201, ठीक है। ये तो ये आ रहा है 247 आ रहा है बेटे, ये तो 247 आ रहा है, दोनों लोग का गलत था। 247 होगा, 247 होगा, देख लो, ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? अर्पण सही था, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का सीधे सीधे है बेटा, नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। क्यों? देख लो, मान लो ये है कोई, इसमें कितने हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स? इस सैंपल्स में बेस पेयर्स कितने हैं? 3 हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने? 90 है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? 180 180 होंगे बेटा, ठीक है।